हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और हमने ये पाया था कि ध्रुवीय अणु जो भी होते हैं वह द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ ना कुछ मान को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनके लिए म्यू का मान 0 नहीं होता। साथ में हमने ये देखा था कि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, और हमने वहां पर ये देखा था कि जो भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। कैसे? एरो के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मात्रक डिवाई होता था, ESU इंटू सेंटीमीटर होता था, कूलम इंटू मीटर होता था, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिवाई में ESU सेंटीमीटर और कूलम इंटू मीटर में क्या क्या कितनी वैल्यू हो सकती है म्यू की, वो भी हमने वहां देखी थी। अब हमें इस वीडियो में बात करनी है कि ये जो द्विध्रुव आघूर्ण का फिनोमेना है या जो परिघटना है जो ध्रुवीय अणुओं में देखने को मिलती है, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। तो पहला जो अनुप्रयोग है, जो इसका एप्लीकेशन है, वो है प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना। इसकी बात मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था और मैंने वहां आपको ये बताया था, हम ये जानते हैं कि कोई भी बंध ना तो पूरी तरीके से सहसंयोजक होता है ना ही आयनिक होता है। किसी भी सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण होते हैं और आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण भी होते हैं। हमने वहां ये देखा था कि जो हमारा सहसंयोजक बंध था उसमें कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे। तो दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक था पॉलिंग। उस पॉलिंग ने अपना अलग फॉर्मूला दिया था जिससे हम किसी भी सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण निकाल रहे थे, और वो फॉर्मूला था म्यू ऑब्जर्व्ड, मतलब ऑब्जर्व्ड से मतलब है म्यू प्रायोगिक अपॉन म्यू कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब E इंटू डी को कैलकुलेट करने के बाद जो आप निकाल रहे हो इंटू 100। इसके आधार पर हम किसी भी सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षणों की गणना कर सकते हैं, ये बताया था पॉलिंग ने। तो इसका पहला अनुप्रयोग है हमारा, हम किसी भी सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षणों की गणना कर सकते हैं। दो और हमारे वैज्ञानिक थे, हेनी एवं स्मिथ। उन्होंने भी किसी भी सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षणों को ज्ञात करने के लिए एक अलग फॉर्मूला दिया था, वो मैंने आपको बताया था 16xa माइनस xb प्लस 3.5 xa माइनस xb का स्क्वायर, जहां पर xa आपका अधिक ऋण विद्युतीय तत्व था। जिस तत्व की विद्युत ऋणता अधिक है वो होगा, और xb वो तत्व होगा जिसकी विद्युत ऋणता कम है। तो इस आधार पर पॉलिंग और हेनरी एवं स्मिथ के दोनों फॉर्मूलों के आधार पर हम आसानी से किसी भी अणु में जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित है उसमें कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे, आसानी से इसकी गणना हम कर सकते हैं। यह तो बात हुई इसके पहले अनुप्रयोग की। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की। दूसरा अनुप्रयोग है हमारा अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण। अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण सामान्यतः हम संकरण के आधार पर करते हैं। जैसा भी किसी भी अणु में कोई केंद्रीय परमाणु होता है, उस पर जैसा संकरण निकल के आता है ज्यामिति हम उस हिसाब से देखते हैं, और वेस्पर के आधार पर हम उसकी संरचना का निर्धारण भी कर लेते हैं। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर हम किस तरीके से अणु की ज्यामिति का निर्धारण करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम दो तरीके के अणु ले रहे हैं। एक है हमारे पास सममित बहुपरमाणुक अणु, एक है मेरे पास असममित बहुपरमाणुक अणु। आप ये जानते हैं कि ये द्विध्रुव आघूर्ण का जो फिनोमेना है, अर्थात म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 जिन अणुओं के लिए होता है वो अणु हमारे कैसे अणु कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु। और जिन अणुओं के लिए म्यू का मान 0 होता है वो कैसे कहलाते हैं? हमारे अध्रुवीय अणु। तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे ध्रुवीय अणु होंगे, और वही ध्रुवीय अणु हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण के मान को प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो ये म्यू है, इस म्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यदि दो डायरेक्शन में अलग अलग म्यू जनरेट हो रहा होता है, मान लीजिए एक म्यू 1 है एक म्यू 2 है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब ज्यामिति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो देखिए सममित बहुपरमाणुक अणु जो, और दूसरे हमारे पास असममित बहुपरमाणुक अणु। सममित बहुपरमाणुक अणु वो अणु होंगे जिनकी ज्यामिति और संरचना समान होती है, उनमें सभी की सभी
परमाणु बॉन्ड पेयर के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। इन अणुओं के लिए म्यू का मान 0 ऑक्टेन होता है, सामान्यतः 0 निकल के आता है। तो ये सममित बहुपरमाणु अणु जो होंगे वो अध्रुवीय अणुओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि असममित बहुपरमाणु अणु सामान्यतः म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये ध्रुवीय अणुओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बात करता हूं CO2 अणु की, तो CO2 अणु की संरचना से आप सभी परिचित हैं, इस तरीके की संरचना होती है। अब हम ये कहेंगे कि ये अणु हमारा बहुपरमाणु अणु में आ रहा है, तो इस आधार पर यदि हम बात करें तो ये कैसा है, सममित है, क्योंकि इसका आप 3D अरेंजमेंट देख रहे हो तो वो समान है। कार्बन से लेफ्ट में जाएंगे तो ऑक्सीजन 2 बंध से, राइट में जाएंगे तो भी ऑक्सीजन 2 बंध से, सममित बहुपरमाणु अणु के अंतर्गत ये आ रहा है। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि म्यू की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इस बॉन्ड के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, जबकि इस वाले डबल बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण जो जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्योंकि दोनों ही दिशाओं में उत्पन्न होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के समान है। मान लीजिए इसको मैंने ले लिया μ1, इसको ले लिया मैंने μ2, तो दोनों ही दिशाओं में जो उत्पन्न हो रहा द्विध्रुव आघूर्ण है, इस बॉन्ड के कारण इतना, इस बॉन्ड के कारण इतना, वो समान है, परंतु दिशा में विपरीत है, अतः वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो निरस्त करने के कारण μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, कैसी है, रिवर्स है। तो मैं ये कहूंगा इसके लिए टोटल म्यू का मान क्या निकल करके आएगा, 0। तो ये हमारा होगा अध्रुवीय अणु सममित बहुपरमाणु अणु। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, BF3 अणु की। तो देखिए BF3 अणु त्रिकोणीय समतलीय होता है, आप जानते हैं कुछ इस तरीके का। ये रहा, यदि हम BF3 अणु की बात कर रहे हैं तो देखिए BF3 अणु में यहां आप देखेंगे बोरॉन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। इस बंध के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमारी किधर होगी, इधर होगी, और इस बंध के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमारी किधर होगी, इधर होगी। लेकिन जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, जब हम इसका परिणामी सदिश निकालेंगे, परिणामी म्यू निकालेंगे इन दोनों बंधों के कारण, तो परिणामी म्यू निकल करके आएगा नीचे की तरफ। इन दोनों की यदि हम बात करूं तो एक अलग थीटा पर ये जा रहे हैं, एक स्पेशल थीटा यहां पर है, परिणामी निकालेंगे तो वो आएगा यहां से इधर की तरफ, ठीक है, ये होगा परिणामी और ये गया ऊपर। ये इन दोनों को यदि हम देखेंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों का मान एक दूसरे के बराबर है, दिशा में विपरीत है। मान लीजिए μ1 है तो ये μ2 होगा, तो μ1 इक्वल टू माइनस μ2 होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए इसके लिए भी म्यू का मान क्या निकल करके आएगा, 0। और यह है अणु भी हमारा कैसा होगा, अध्रुवीय अणु की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यदि हम बात करें किसी ऐसे अणु की, जैसे मान लीजिए आपने लिया CCl4, कोई टेट्राहेड्रल है, कोई चतुष्फलकीय है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड के कारण उत्पन्न होने वाला जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा क्या होगी, ये प्लस और ये माइनस। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो माइनस, जिसकी कम है वो प्लस। इस बंध के कारण इधर की तरफ, इस बंध के कारण कार्बन से क्लोरीन की तरफ, और इस बंध के कारण कार्बन से क्लोरीन की तरफ। ये तीन बंध यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों का निकलेगा एक परिणामी, और परिणामी क्या निकलेगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ। इसकी और इसकी यदि हम बात करें, क्योंकि ये तीन किसमें समाहित हो गए, इसमें मैंने कहा था यदि आपके पास दो या दो से अधिक प्रकार के सदिश हैं तो उनका हम परिणामी सदिश निकालते हैं। उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा का अंडर रूट। ठीक है, यहां से ये निकला। अगर हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, एक इसमें और एक इसमें, दोनों का मान बराबर है, परंतु इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो यहां भी म्यू का मान क्या निकल करके आएगा, 0 निकल करके आएगा। ठीक है, यदि हम बात करें तो ये बात हो गई हमारी सममित बहुपरमाणु अणु की। यदि मैं बात करूं PCl5 की, तो देखिए PCl5 हमारा TBP ज्यामिति को दिखाता है, और ये है Cl और ये है Cl। ठीक है, ये सभी की सभी ऐसे अणु में लिख रहा हूं जो सममित बहुपरमाणु अणु है। सममित बहुपरमाणु अणु वो लेंगे हम जिनकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, ज्यामिति और संरचना समान है, कोई भी लोन पेयर उनमें नहीं है, जितने हैं वो बॉन्ड पेयर ही है।
तो यहां से फास्फोरस और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर से इधर, इस बॉन्ड की डायरेक्शन इधर से इधर, इधर से इधर, फास्फोरस से क्लोरीन की तरफ और फास्फोरस से क्लोरीन की तरफ। अब देखिए इन दो बॉन्ड्स की वजह से इनका परिणामी निकलेगा और परिणामी निकलेगा इधर बीच में। इन दोनों का मान, किसका, इसका और इसका मान समान है, दिशाएं एक इधर को जा रहा है तो दूसरा इधर को जा रहा है, दिशाएं परस्पर विपरीत है, मान समान है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट और ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब देखेंगे हम एक्सियल पोजीशन पर अच्छी स्थिति पर जो है, एक ऊपर और दूसरा नीचे, इन दोनों के दो ध्रुवागुण की दिशा परस्पर एक दूसरे के परिमाण में समान है, दिशाएं परस्पर विपरीत है, इसलिए ये भी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इस वजह से म्यू का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि हम बात करें, देखिए SF6 अणु की सममित बहुपरमाणु अणुओं के अंतर्गत, तो ये हमारा SF6 अणु है वो sp3d2 संकरण दिखाता है, और संकरण दिखाने की वजह से वो कैसी ज्यामिति का होता है, अष्टफलकीय ज्यामिति का होता है। यदि हम यहां पर भी बात करें किसकी, दो ध्रुवागुण की परिणामी तो देखिए इस बंध के कारण दो ध्रुवागुण की दिशा सल्फर से फ्लोरीन की तरफ, सल्फर से फ्लोरीन, सल्फर से फ्लोरीन ऐसे होगी, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। अब हम निकालेंगे परिणामी, जब हम निकालेंगे यहां से परिणामी, तो आपको परिणामी यहां दिख रहा होगा, इन दोनों का परिणामी कहां निकलेगा, इधर की तरफ, सही है। इन दोनों वेक्टर्स का परिणामी कहां निकलेगा, बीच में, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इन दोनों का, ये ऊपर और ये नीचे, ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट, तो इसका म्यू का मान क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से हम बात करते हैं कि जो सममित बहुपरमाणु अणु होते हैं, जिनके पास सभी के सभी बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता, उनका जो द्विध्रुवागुण का मान है वो 0 निकल करके आता है, और वो अणु अध्रुवीय अणुओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें असममित बहुपरमाणु अणुओं की, तो असममित बहुपरमाणु अणु में दो ध्रुवागुण का कुछ ना कुछ मान होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वो अणु ध्रुवीय अणुओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। असममित बहुपरमाणु अणुओं की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर कोई उदाहरण ले सकता हूं कि मान लीजिए मैंने ले लिया वाटर, आप सभी जानते हैं कि ये वाटर वी आकार का होता है। यहां पर यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे कि म्यू की डायरेक्शन क्या होगी, और आपको ये भी पता है कि इसके पास ये 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो लोन पेयर के आधार पर यदि मैं बात करूं म्यू की डायरेक्शन की, तो वो होगी नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर है तो नेगेटिव पार्ट इधर होगा, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर म्यू का मान दिखा दिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस बॉन्ड के कारण म्यू का मान, म्यू की डायरेक्शन क्या होगी, ऑक्सीजन की तरफ, तो देखिए उसे मैं कैसे दिखाऊंगा, इधर, और इस बॉन्ड के कारण भी किधर होगी, इधर की तरफ, ठीक है। इन दोनों का क्या निकलेगा, परिणामी, तो परिणामी कैसे निकलेगा, नीचे से ऊपर की ओर, और लोन पेयर की वजह से भी कहा है नीचे से ऊपर की ओर, और OH, जो 2 OH बॉन्ड है उनके कारण भी म्यू, जो परिणामी म्यू है वो कहा है नीचे से ऊपर की ओर, और लोन पेयर की वजह से नीचे से ऊपर की ओर। चूंकि इन दोनों द्विध्रुव आघूर्णों के मान जो है, इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के समान है, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को कभी भी निरस्त नहीं करेंगे, इसलिए इस अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो यह अणु किस अणु की श्रेणी में आएगा, ध्रुवीय अणु की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बात करूं कि मान लीजिए आपके पास है, एक है NH3, ये क्वेश्चन आता है आपका पेपर में कि एक है अमोनिया का अणु और एक है NF3, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा और किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। और यहां पर आपको पता है जब आप संकरण निकालते हो तो यहां पर एक लोन पेयर यहां भी है और यहां भी है, तो देखिए इस बॉन्ड के कारण, बॉन्ड तो नहीं है, लोन पेयर की वजह से यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नीचे से ऊपर की ओर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये होगा प्लस तो ये होगा माइनस, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी ये, इस बॉन्ड के कारण ये नीचे से ऊपर की ओर, इस बॉन्ड के कारण नीचे से ऊपर की ओर। अब निकलेगा इन तीनों बॉन्डों का परिणामी, परिणामी जब यहां निकलेगा तो वो परिणामी निकलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन तीनों बॉन्ड की वजह से जो रिजल्टेंट आया वो रहा ये, क्योंकि दोनों ही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशाएं
क्या है, एक समान है, इसलिए म्यू का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि हम बात करें यहां पर तो देखिए इस लोन पेयर की वजह से नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो आएगा यहां। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इन तीनों की वजह से डायरेक्शन कहां आएगी, ऊपर से नीचे की ओर। सही है, इन तीनों का परिणाम, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, कैंसिल आउट तो करेगा, लेकिन इन दोनों के परमाणु जो है वो अलग अलग है। परमाणु अलग होने का मतलब है ये ऊपर की ओर जितने बल से खींच रहा है, नीचे की ओर उससे ज्यादा बल से खींच रहा है, बराबर बल से नहीं खींच रहा है। दिशाएं जरूर एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु इन दोनों सदिश राशि, मान लीजिए μ1 है, ये μ2 है, दिशाएं जरूर एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये परमाणु में समान नहीं है। अतः ये टोटल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते और यह अणु μ इज नॉट इक्वल टू 0 के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें कि यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान किसका ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा, किसका, NH3 का, किससे, NF3 से मान ज्यादा आता है। यहाँ पर म्यू का मान लगभग आता है 1.85 डिवाई और यहाँ पर म्यू का मान आता है 0.23 डिवाई। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो हमारे पास म्यू के मान आए हैं वो दिशा में एक दूसरे के क्या है, समान है। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरे के दिशा में विपरीत है, परमाणु में समान जरूर नहीं है, तो एक दूसरे के प्रभाव को कम करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका मान जो है वो कम होगा, लेकिन टोटल कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए इसका म्यू का कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा और ये दोनों ही अणु किसके अंतर्गत आएंगे, ध्रुवीय अणुओं के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि एक है आपके पास H2O और एक है आपके पास H2S। ठीक है, तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहां पर भी वही स्थिति है। यहां से आप देखेंगे तो वही हाइब्रिडाइजेशन है, दो लोन पेयर है। अब हम बात करें यहां से, तो देखिए यहां से इन दोनों की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस, तो ये भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर, इस बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी इधर होगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों बॉन्डों की वजह से वो कहां आएगा, नीचे से ऊपर की ओर। यहां भी ऐसा ही हो रहा था। अब बात आती है कि H2 और H2S में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। ये हमको पता चल गया कि इसके लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसके लिए भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो म्यू है वो किसके समानुपाती होता है, डेल्टा EN। जितना ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगा म्यू का मान उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पर और यहां पर ये वाला परमाणु में समान, क्योंकि दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। बात आती है यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, विद्युत ऋणता की बात आती है केंद्रीय परमाणु की। यहाँ है सल्फर और यहाँ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इन दोनों बॉन्डों के SH बॉन्ड और यहाँ है OH बॉन्ड, तो OH बॉन्ड में ध्रुवीय गुण SH बॉन्ड की तुलना में ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है O और H की में, S और H की विद्युत ऋणता की तुलना में। तो जितना ज्यादा विद्युत ऋणता में अंतर होगा म्यू का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए यदि हम बात कर रहे हैं H2O और H2S की, तो H2O में द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा निकल करके आएगा, क्योंकि वहां पर विद्युत ऋणता में OH बॉन्ड की विद्युत ऋणता अधिक है, विद्युत ऋणता में जो अंतर है वो अधिक है किसकी तुलना में, SH बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन आप इस तरीके से देख सकते हैं। तीसरा अनुप्रयोग जो हम बात करने वाले हैं वो है ज्यामितीय समावयवियों का निर्धारण। आप जानते हो कि ज्यामितीय समावयवी जो होते हैं, एक तो होता है समपक्ष समावयवी जिसमें दो समान समूह एक दूसरे के पास में होते हैं, और दूसरा होता है हमारा विपक्ष जिसमें दो समान समूह एक दूसरे से परस्पर विपरीत होते हैं। इसे हम बोलते हैं सिस, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, अब जब हम बात करें ट्रांस की, तो हमेशा और हमेशा जो ट्रांस समावयवी होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण सिस की तुलना में कम होता है, सिस का हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस या विपक्ष समावयवी जो होते हैं उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है
वो परमाणु में समान होती है, जिन बॉन्डों की वजह से वह उत्पन्न हो रहा होता है, लेकिन दिशाएं परस्पर विपरीत हो जाने से वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस वजह से सिस समावयवी या समपक्ष समावयवी का दुर्भागुण ट्रांस समावयवी से अधिक होता है। सामान्यतः जो विपक्ष समावयवी होते हैं वो अध्रुवीय प्रकृति को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात कर रहा हूं यहां से कि मान लीजिए मैंने ले लिया PT और ये रहा मेरे पास ये NH3 और ये है Cl और Cl, ये है आपका संपर्क समावयवी और यहाँ पर है Cl और ये रहा NH3 और NH3। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से जो बॉन्ड की दुर्भागुण की दिशा है वो इधर की तरफ जाएगी और इधर की तरफ जाएगी, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर इसकी ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में, तो फिर इधर की तरफ जाएगी और इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वो एक दूसरे, देखो ये एक दूसरे के परमाणु में समान है, दिशाएं विपरीत है, ये एक दूसरे के परमाणु में समान है, दिशाएं विपरीत है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये कौन सा है हमारा ट्रांस, जिसे हम बोल रहे हैं विपक्ष समावयवी। समान समूह एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। ठीक है, ये रहा। ऐसे यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर देखिए इस बंध की वजह से किधर जाएगा, इधर, इस बंध की वजह से किधर जाएगा, इधर, इस बंध की वजह से किधर जाएगा, इधर, इस बंध की वजह से किधर जाएगा, इधर। यदि हम इन दोनों बंधों की वजह से रिजल्टेंट की बात करें तो वो आएगा इधर, और इसके रिजल्टेंट की बात करें तो वो आएगा इधर। लेकिन ये एक दूसरे के परमाणु में समान नहीं होगा, परमाणु में समान ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ की ध्रुवता की तुलना में कम है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त नहीं कर पाएंगे, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और ये क्या है हमारा सिस, जिसे हम बोलते हैं समपक्ष। तो जब हम ज्यामितीय समावयवी की बात करें तो दुर्भागुण के मान के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि वह इस अणु का समपक्ष रूप है या विपक्ष रूप है। यदि उस अणु का विपक्ष रूप होगा तो उसके लिए म्यू का मान 0 आएगा, और यदि समपक्ष रूप होगा तो म्यू का मान 0 नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं चौथे अनुप्रयोग, जो कि अंतिम अनुप्रयोग है, द्विप्रतिस्थापित या त्रिप्रतिस्थापित बेंजीन के ऑर्थो, मेटा एवं पैरा समावयवियों में विभेद करने की। द्विप्रतिस्थापित से मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोई बेंजीन है, यहां पर लगा दिया X, ये ऑर्थो प्रतिस्थापी है, ये मेटा है और ये पैरा है। ठीक है, ये रहा। अब मैंने आपको ये बताया था, तब ये कहा था कि म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा EN के, प्रोपोर्शनल होता है cos थीटा के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। दैट मीन्स यदि थीटा का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा तो म्यू का मान कम होता हुआ चला जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा, म्यू बढ़ेगा, cos थीटा बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। लेकिन यदि थीटा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। यहां पर आप बात कर रहे हैं तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, ये दोनों जो प्रतिस्थापी हैं, यहां पर 120 डिग्री का है और यहां पर 180 डिग्री का है। तो इधर से इधर जब आप जा रहे हो तो थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब थीटा का मान बढ़ता है तो cos थीटा हमेशा कम होता है। आपने टेबल पढ़ी होगी साइन cos की, वहां देख लेंगे। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, मान लीजिए आपके पास थीटा इज इक्वल टू है 30, 45, 60 और 90 ना, मान लीजिए ये है, तो आपको पता है कि थीटा का ये डिफरेंट मान आपको दे रखा है। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा म्यू कम होता हुआ चला जाएगा, तो इधर से इधर जब हम जाएंगे तो म्यू क्या होगा, लगातार कम होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि cos थीटा घटता हुआ चला जाएगा। cos 30 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा कम होगा, और cos थीटा कम होगा तो म्यू का मान लगातार कम होता हुआ चला जाएगा। उसी बात को हम यहाँ देखें तो इधर से इधर जब हम जा रहे हैं, ये ऑर्थो समावयवी है, मेटा है और ये पैरा है। X पर कोई भी डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। बेंजीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, दो प्रतिस्थापी हमने यहाँ जोड़े हुए हैं, उस आधार पर इधर से इधर हम जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ 60 या 120 यहाँ, तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ेगा cos थीटा कम होगा, और थीटा बढ़ेगा cos थीटा कम होगा, cos थीटा कम होगा तो म्यू का मान क्या होगा, म्यू का मान कम हो जाएगा। और इस स्थिति में जो म्यू का मान है वो इस बॉन्ड की वजह से, मान लीजिए ऐसे आ रहा है, तो इस बॉन्ड की वजह से वो कैसे आएगा, ऐसे। X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
उस स्थिति में इस बॉन्ड की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो नीचे से ऊपर की ओर, तो इस बॉन्ड की वजह से ऊपर से नीचे की ओर होगी। ये एक दूसरे के परिमाण में समान है, दिशाएं परस्पर विपरीत है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके लिए जो म्यू की वैल्यू आएगी पैरा समावयवी के लिए वो कैसी आएगी, 0। इसके लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब हम ऑर्थो, मेटा और पैरा समावयवी की बात कर रहे हैं तो इधर से इधर जाने पर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, यहां पर थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, cos थीटा कम हो रहा है, cos थीटा कम हो रहा है, तो म्यू का मान कम हो रहा है। पैरा समावयवी सामान्यतः अध्रुवीय प्रकृति के भी हो जाते हैं। तो ये बात हुई द्विध्रुव आघूर्ण के विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग की। यहां से क्यों कारण से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप क्यों कारण से संबंधित क्वेश्चन को आसानी से उस अणु में उपस्थित बंध में विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर यह पता लगा सकते हैं कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा और किसका कम होगा। थैंक यू।